Being English classes, your master key towards perfection. दोस्तों बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस लेसन का जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसका पार्ट 3 मैं कर रहा हूँ। और जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा नहीं है और डायरेक्टली पार्ट 3 इस वीडियो पर आए हैं, जो मेरे नए ऑडियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। और पिछली बार पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नरेटर जो है वो उन बच्चों को, जिसका नाम निकोलो और जेकोबो है, उन्हें एक जगह लेकर जाता है और उस जगह का नाम होता है पोलेटा, जो कि वेरोना से 30 किलोमीटर की दूरी पर होता है। बच्चे उस नरेटर को ऐसी जगह लेकर जाते हैं जिसे देखकर नरेटर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो घर होता है जहाँ पर ये लेके जाते हैं वो दरअसल एक बंगला होता है, जिसे हाल ही में एक अस्पताल में तब्दील किया गया था। और जो बंगले का जो पास का जो नज़ारा है वो देखने लायक था। नरेटर जो है वो उस बंगले की खूबसूरती में पूरी तरह से गुम हो जाता है और फिर इस तरह से जो बच्चे हैं वो नरेटर को कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो अंदर जाकर आएंगे। और चाहो तो नरेटर 1 घंटे के लिए होटल में या कैफेटेरिया में जा सकते हैं, वहाँ जाकर कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं और ये बच्चे चले जाते हैं अंदर। लेकिन जो नरेटर होता है उसे रहा नहीं जाता और कुछ ही देर के बाद जो नरेटर है वो उन बच्चों के पीछे-पीछे चला जाता है। फिर जो नरेटर है वो दरवाज़ा को खटखटाता है, यानी उसकी बेल बजाता है और सामने एक नर्स खड़ी हुई दिखाई देती है, जो उस दरवाज़े को खोलती है। नरेटर उस नर्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो नर्स होती है वो हमेशा हॉस्पिटल में पाई जाती है। घरों में नर्स इस तरह से यूनिफ़ॉर्म पहनकर कभी नहीं पाई जाती। फिर बातचीत होती है और फिर जो नर्स है उस नरेटर को अपने साथ बच्चों के पास लेकर जाती हैं, जहाँ वो बच्चे अपनी बहन के बेड के बाजू में बैठकर बातचीत कर रहे थे। और यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये जो मैंने आपको बताया ये रफली आपको बताया है। अगर आपको फुल डिस्कशन सुनना है तो आप लोग पार्ट 2 को देख सकते हो। मेरी जो प्लेलिस्ट है, आपको जितने भी वीडियोज़ हैं ये सारे के सारे मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। मैंने फर्स्ट ईयर पीयूसी कर्नाटका सिलेबस और सेकंड ईयर पीयूसी कर्नाटका सिलेबस की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप लोग को मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप वॉन्ट यू गो इन, द नर्स मर्मर्ड, लूशिया विल बी प्लीज टू सी यू। जो नर्स है वो नरेटर के साथ में दरवाजे के पास खड़ी है, रूम के बाहर खड़ी है और वो नरेटर से पूछ रही है कि क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? लूशिया को अच्छा लगेगा जब तुम लूशिया के पास जाओगे। लूशिया तुम्हें देखकर काफी खुश हो जाएगी। मोहम्मद का मतलब होता है कि जब आदमी बहुत धीरे से बात करता है उसे मोहम्मद कहते हैं। आई शुक माई हेड एंड टर्न्ड अवे, और नरेटर ने इनकार कर दिया और वहां से वो चले गए। उन्होंने इनकार क्यों किया? क्योंकि जो बच्चे थे वो नहीं चाहते थे कि नरेटर को इस बात का पता चले, तो इस बात का ख्याल रखकर नरेटर ने इनकार कर दिया और वो वहां से पीछे फिर गए। आई फेल्ट आई कुड नॉट बेयर टू इंट्रूड upon this happy family party. But at the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. Begged का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नरेटर नहीं चाहते थे कि इनके दखल अंदाजी करूँ मैं। इंट्रूड का मतलब होता है यहाँ पर दखल अंदाजी करना। इन बच्चों का जो मेल मिलाप चल रहा है इसमें मुझे दखल अंदाजी नहीं देनी, इसीलिए वो नरेटर अंदर नहीं जाना चाहते थे। और फिर वो लौट गए। दोनों नीचे उतर रहे थे स्टेयरकेस से। जिस तरह से वो स्टेयरकेस से ऊपर गए थे उसी स्टेयरकेस से वो नीचे उतरते हैं और आखिरी स्टेयरकेस के पास पहुंचते ही नरेटर जो है वो उस नर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इन बच्चों के बारे में पूरी जानकारी दो। शी वॉज ईगर टू डू सो, यानी जो नर्स थी वो काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही थी इन लोगों के बारे में बताने के लिए। दे वर, शी एक्सप्लेन्ड, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूशिया। तो जो नरेटर है वो कहती है कि जो बच्चे हैं ये अपने दुनिया में पूरी तरह से अकेले हैं, सिर्फ उनकी एक बहन है जिसका नाम है लूशिया। देयर फादर, अ विडोवर, a well-known singer at La Scala, had been killed in early part of the war. तो शुरुआत की जो दौर थे जंग की, उस वक्त जो उनके पिताजी थे, जो खुद विडोवर थे। विडोवर का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसकी पत्नी गुजर गई हो, मर चुकी हो, उसे विडोवर कहा जाता है। तो फादर जो थे वो ऑलरेडी अपनी पत्नी को खो चुके थे और जो लास किला नाम के एक जगह पर वहाँ पर काम करते थे एज अ सिंगर। यानी ये लास किला हो सकता है कोई होटल हो जहाँ पर ये सिंगर के बतौर सिंगर की तरह काम करते थे। और शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआती दौर में जो
जंग के जो शुरुआती दौर थे उस वक्त फादर की जान चली गई थी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन देयर 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट। और उसी के बाद जब जंग शुरू हुई, जो इनका घर था इसके ऊपर एक दुश्मन का बम गिर जाता है और जो घर है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है बम की वजह से। और ये जो बच्चे हैं फिर ये सड़क पर आ जाते हैं। दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ। तो जो नर्स है वो कहती है कि ये जो बच्चे हमेशा आरामदायक जिंदगी और एक कल्चर्ड लाइफ का मतलब होता है कि एक ऐसी जिंदगी जिसमें बच्चे हर एक चीज एंजॉय करते हैं, जो कि आर्ट, कल्चर या म्यूजिक और इस तरह से हर एक चीज को एंजॉय करते हैं लाइफ की, तो उसे कल्चर्ड लाइफ कहा जाता है। तो ये बच्चे उस तरह की जिंदगी पहले जिया करते थे इनका घर तबाह होने के पहले और रास्ते पर आने से पहले। लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर। और खुद लूसिया जो थी वो ट्रेनिंग ले रही थी किसी के पास से एक सिंगर बनने के लिए। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड वेरोनिस विंटर। जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि वेरोना सिटी होती है ये इटली, जो यूरोप, ये जो कॉन्टिनेंट है ये यहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी नीचे होता है। तो इटली जो है वहाँ पर उस वक्त जब ये वॉर चल रहा था उस वक्त ठंडी का ज़माना था और ये जो बच्चे थे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रास्ते पर आ चुके थे, इनका घर तबाह हो चुका था और उनके जो पिताजी थे वो भी गुजर चुके थे, तो इनको देख रेख करने वाला और उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। ये पूरी तरह से अकेले थे। तो बच्चों ने काफी दिनों तक बिना खाए अपनी जिंदगी गुजारी। यहाँ तक कि इनका ऐसा भी वक्त आया था जहाँ वो करीब करीब भूख की वजह से पूरी तरह से मरने वाले थे। और दूसरी जो तकलीफ इनको ये हो रही थी कि जो वेरोना में जो ठंडी का जो जमाना था, ठंड में ठिठुरते थे, तो इनकी ये ठंड की वजह से भी इनको तकलीफ होती थी क्योंकि इनका घर नहीं था, तो ये रह रहे थे फुटपाथ पर। तो आप सोचो कि कैसी ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी होगी बिना खाए-पिए और उसके साथ-साथ ठंड की जो मार होती है, ये बहुत ही खराब होती है। For months they had barely kept themselves alive in a sort of a shelter they built with their own hands amidst the rubble। तो ये कहते हैं कि कुछ महीनों तक वो किसी भी तरह से अपने आप को ज़िंदा रखा उन्होंने। और उन्होंने क्या किया कि जो उनके घर का जो ढेर था, यानी जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था उनका घर, लेकिन जो भी कुछ उनके हाथ लगा, उसकी मदद से उन्होंने खुद से एक आशियाना तैयार किया, एक छोटा-सा झोपड़ी या शेल्टर टाइप तैयार किया, जहाँ वो ठंड से कम बचे रहेंगे। Then the German Allied Guard established headquarters in Verona and for 3 dreadful years ruled the city with ruthless severity। और उसके बाद जो ये जर्मन जो लोग थे, क्योंकि जो जंग चल रही थी वो जर्मन और इटली के बीच थी और जब जर्मन ने इटली पर कब्जा किया, वेरोना सिटी पर कब्जा किया, तो वहाँ पे इलाइट गार्ड, जर्मन इलाइट गार्ड, यानी कि ये आर्मी का नाम है जिन्होंने इन इटली और वेरोना सिटी पर कब्जा किया था। उन्होंने जंग जीतने के बाद में वहाँ पर एक अपना खुद का हेडक्वार्टर तामीर किया और 3 साल तक काफ़ी बेरहमी से वहाँ पर उन्होंने शासन किया। The boys grew to hate those harsh, unwanted master, and when the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी कड़ी सिचुएशन से गुजर रहे थे। तो इन बच्चों को ये जो बेरहम शासक था, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये जो मिलिट्री जो आकर कब्ज़ा की थी, जर्मन सोल्जर जहाँ पर आकर कब्ज़ा किए थे वेरोना सिटी पर, तो इन लोगों को जो ये लड़के थे, ये नफ़रत कर रहे थे इन लोगों से। एंड व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली टू फॉर्म, दे वर अमंग द फर्स्ट टू जॉइन। और जब इनके खिलाफ, जब ये अपने दुश्मन जो जर्मन्स थे, इन्होंने वेरोना सिटी पर कब्जा किया और जब इनके खिलाफ आंदोलन वगैरह शुरू हुए, उस वक्त ये जो बच्चे थे इन्होंने सीक्रेटली इन आंदोलन में शामिल हुए और इस तरह से वो वेरोना सिटी के लिए मदद कर रहे थे। इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ प्लेइंग वॉर। Their extreme youth and insignificant size added to an intimate knowledge of the neighboring hills। भले ही वो बच्चे काफ़ी छोटे थे और उनकी जो साइज़, यानी ये काफ़ी बड़े नहीं थे आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि ये जो काम होता है ये बड़े लोगों का काम होता है। लेकिन फिर भी ये जो बच्चे थे काफ़ी छोटे थे, अपने जवान थे और इनकी जो साइज़ थी, यानी ये काफ़ी छोटे बच्चे थे। फिर भी आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से इनमें जो नॉलेज काफ़ी बढ़ चुकी थी। इंटिमेट नॉलेज, एडेड टू एन इंटिमेट नॉलेज का मतलब होता है आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से और इधर-उधर आंदोलन में जब उनको जाना पड़ता था, उस वक़्त
इन्हें काफ़ी नॉलेज हुई। किस चीज़ की नॉलेज हुई? आस-पास के जो इनके जो लोग थे, आस-पास के जो पहाड़ और पहाड़ियाँ थी, मेड देम इमेंसली वैल्यूएबल। ये जो नॉलेज था, ये जो जगह-जगह का जो नॉलेज था, ये बच्चों को काम में आया, क्योंकि ये जो नॉलेज था, ये बच्चों को उस वक़्त काम में आया जब ये टूरिस्ट गाइड बने और जब ये लोगों को वेरोना सिटी घुमाते थे, उस वक़्त ये नॉलेज उनके काम में आया था। They were used to carry messages to the forces of liberation, and more dangerous still, to ferret out information on the movement of the German troops. ये काफ़ी जोखिम भरा काम कर रहे थे वेरोना सिटी और वेरोना की जो गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये एक खुफिया एजेंट बन चुके थे अपने कंट्री के लिए। जो जर्मन्स का जो इन्फॉर्मेशंस है, अपने दुश्मन का जो इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी तरह से एक खुफिया एजेंसी बनकर या खुफिया स्पाई या खुफिया डिटेक्टिव बनकर ये वो नॉलेज निकाल लेते थे उन लोगों से और फिर अपने गवर्नमेंट को देते थे। द गुड नर्स ब्रोक ऑफ का यहाँ पर मतलब होता है रोना। हर आईज मॉइस्ट, आंखें गीली हो चुकी थी उस नर्स की रोने की वजह से, क्योंकि उस नर्स को काफ़ी दुःख हो रहा था इन बच्चों के बारे में बताते हुए। ये नर्स को उन बच्चों की जो हालत है वो पहले से पता थी और जब वो उन दो दिनों को याद करती है जब बच्चे काफ़ी मुसीबत और मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तो उस जो नर्स है उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। देन विद इवन डीपर फीलिंग शी वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यू करना अपनी बात को। आई नीड नॉट टेल यू हाउ फाइन दे वर दिस इन्फेंट्स, हाउ दे वेंट इन द डार्कनेस। यहाँ पर डार्कनेस का मतलब होता है कि जो बुरे दिन थे उसे यहाँ पर डार्कनेस को रेफर किया है। दरअसल डार्कनेस का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है कि अंधेरा, और अंधेरा भले ही इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से अंधेरे में घिरी हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे उस वक़्त। थ्रू द माउंटेन पासेस विथ लेटर्स इन देयर शूज़, माउंटेन पासेस देयर लेटर्स इन देयर शूज़ व्हिच माइट कॉज़ देम टू बी शॉट। ये बताती है कि वो जो दिन थे जब ये बच्चे अपने कंट्री के लिए काम करते थे, तो ये अपने जूतों में लेटर्स को छुपाकर अपने जो मिलिट्री थी उन्हें सौंप दिया करते थे, और ये जो काम था ये काफ़ी जोखिम भरा काम था। अगर ये बच्चे पकड़े जाते तो हो सकता था कि इन्हें गोली मार दी जाती। तो ये बताती है कि एंड व्हेन इट वाज़ ऑल ओवर एंड वी हैड पीस एट लास्ट दे केम बैक टू देयर बिलोवेड सिस्टर। और जब सब कुछ ठीक हो चुका फिर ये जो जो लोग थे ये वापस चले गए, अपने-अपने जो जर्मन्स थे ये अपने कंट्री में वापस चले गए। उस वक़्त सब कुछ ठीक हो चुका था और सब जगह अमन और शांति थी। उस वक़्त ये जो बच्चे थे ये अपने प्यारी बहन के पास वापस लौट आते हैं। एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द माइजरीज ऑफ द वॉर। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है कोई बीमारी लग जाना। तो जो ये बच्चे हैं जब ये वॉर वगैरह सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं और अपने घर लौट आते हैं तो पता चलता है कि ये जो इनकी जो बहन है उसे एक बीमारी हुई है और जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। दरअसल जो टीबी होती है ना हमारे पूरे शरीर में लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं इस पर अटैक करती है। और टीबी एक और तरीके की होती है जैसे कि टीबी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें भी पाई जाती है। तो अगर किसी को टीबी हो जाए रीढ़ की हड्डी की तो वो जो इंसान है पूरी तरह से बेबस हो जाता है और उसके लिए कोई ऐसा काम करना दिन भर के जो काम होते हैं वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो बेड पर ही लेटा रहेगा। जो जिस इंसान को रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है उस ऐसे इंसान को कोई जो अपने जो नॉर्मल काम होते हैं वो नहीं कर पाता। कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द माइजरीज ऑफ द वॉर। तो जब ये दौर चल रहे थे जंग के उस वक़्त इनकी बहन को टीबी हो चुकी थी और वो ज़माना ऐसा था कि उस वक़्त टेलीफ़ोन वगैरह भी नहीं थे कि कॉल करके बच्चों को बुलाया जाए। शी पॉज़, टूक अ क्विक ब्रेथ। रोते-रोते उसका जो नर्स है उसका हाल काफ़ी बुरा हो चुका था और वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर एक लंबी साँस लेकर फिर से बोलना शुरू करती है। Did they give up? I do not have to answer that question. They brought her here, persuaded us to take her into the hospital. Did they give up? इसका मतलब होता है कि क्या उन्होंने हार मान ली? तो जो राइटर है वो नर्स से पूछते हैं कि क्या उन्होंने हार मान ली इस सिचुएशन से? जो नर्स है उसने जवाब दिया कि मुझे ये बात का जवाब देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। वो जो बच्चे थे उन्होंने अपनी बहन को मेरे पास लेकर आए और हमें पूरी तरह से हमें रिक्वेस्ट किया कि इनकी जो बहन है इस पर इलाज शुरू किया जाए। इन द 12 months she has been our patient. She has made good progress.
देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन। और फिर 12 महीने हो चुके हैं, ये जो लड़के हैं अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आए थे। 12 महीने से हम लोग इस लड़की पर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये जो लड़की है ये अपने पैरों पर खड़ी होगी और फिर से एक बार नाचना गाना शुरू करेगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट नाउ, फूड सो स्कार्स एंड डियर। तो जो नर्स है वो कहती है कि जंग होने की वजह से हमारी जो कंट्री है इसे काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी इकोनॉमी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और जंग की वजह से हमारे जो खाने-पीने की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महँगी हो चुकी है। वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फी। हम लोग इस काम को जारी नहीं रख सकते जब तक हम लोग कोई फी नहीं चार्ज करते। बट एवरी वीक लूशिया's brothers have made their payments. She added simply, I don't know what they do. I do not ask. लेकिन जो नर्स है वो कहती है कि पता नहीं कैसे इतनी मुश्किल हालत में भी ये जो बच्चे हर हफ्ते हमें अपनी बहन का जो ट्रीटमेंट का जो फीस है वो ला कर देते हैं। वो कहाँ से ला कर देते हैं और कैसे ला कर देते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये इतना मैं बोल सकती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये फीस ला कर देते हैं और मैंने भी कभी नहीं पूछा कि ये जो फीस है वो किस तरह से लाते हैं। वर्क इज़ स्कार्स इन वेरोना। वेरोना सिटी में काम काफ़ी कम है, लोगों के पास काम नहीं है। बट व्हाटएवर इट इज़ आई नो दे डू इट वेल। लेकिन जो भी हो मुझे पता है कि ये जो भी करते होंगे अच्छा ही करते होंगे और अच्छे ज़रिए से पैसे कमाते होंगे। यानी बोलने का मतलब ये है कि जो नर्स है वो कहती है कि बच्चे मेहनत करके ही पैसे कमाते होंगे। इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी के घर में डाका या चोरी करेंगे। यस आई एग्रीड, दे कुडन्ट डू इट बेटर। तो जो नरेटर है उसे ये पूरी हकीकत पता थी कि ये बच्चे किस तरह से कमाते हैं और किस तरह से पैसे लाकर नर्स को देते हैं। और नरेटर ने हाँ में हामी भरी और कहा कि हाँ, ये बच्चे इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉय रिजॉइंड मी, देन ड्रू देम बैक टू द सिटी। ये जो नरेटर है नर्स के साथ में बातचीत पूरी करने के बाद फिर से कार में आकर बैठ जाते हैं और बच्चों का इंतजार करते हैं। दे सैट बिसाइड मी नॉट स्पीकिंग इन अ मूड ऑफ क्विट कंटेनमेंट। फिर बच्चे कार में आकर बैठ जाते हैं और फिर तीनों वेरोना सिटी की तरफ रुख करते हैं। रास्ते में ये जो बच्चे हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। इनके चेहरे पर एक अजीब खुशी दिखाई दे रही थी और एक तसल्ली दिखाई दे रही थी। फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड। आई न्यू दे वुड प्रेफर टू फील दैट दे हैड सेफली कीप देयर सिगरेट। जो नरेटर है उन्होंने कहा कि नरेटर ने अपनी तरफ से तो कोई एक बात भी नहीं छेड़ी इस मामले में, क्योंकि उनको पता था कि ये बच्चे एक सिगरेट को छुपाना चाहते थे और मुझे पूरा यकीन था कि ये बच्चे इस बात को मेरे से छुपा के रखेंगे और मैंने उनकी बातों की रिस्पेक्ट की और ये चीज़ मैंने खुद से। येट दिस साइलेंट एपिक ऑफ यूथफुल डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली। नरेटर ये भी कहते हैं कि ये जो एक इनकी जो खामोश कहानी अपनी बहन को मदद करने की, ये मुझे मेरे दिल को काफ़ी छू गई। वॉर विथ इट्स अटेंडेंट हॉरर्स had not broken their spirit। इतना होने के बावजूद भी मुश्किल घड़ी से गुजरने के बाद और सामना करने के बाद ये जो बच्चे थे ये काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे थे। एंड इफ untimely maturity had been forced upon them, at least they had accepted it with dignity and courage। अनटाइमली मैच्योरिटी का यहाँ पर मतलब होता है कि ये जो बच्चे थे अपने वक्त से पहले ही बड़े हो चुके थे। ये जो हालत है ये बच्चों को इस तरह से बड़ा करती है ज़हनी तौर पर, यानी मेंटली ये जो बच्चे थे काफ़ी मैच्योर हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। हालाँकि इनके जो शरीर था फिर भी अभी बच्चों की तरह ही था, लेकिन इनकी जो सोच थी वो डिफ़िकल्ट दौर से गुज़रने की वजह से काफ़ी परिपक्व यानी काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी। इस सिचुएशन को उन्होंने बहादुरी से सामना किया। Their selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society। और इनकी जो सोच है, इनका जो काम है, ये एक सबक है इंसानियत के लिए, जो कि इनकी कुर्बानी हमें एक सबक सिखाती है कि हम हमारे समाज में किस तरह से रहना चाहिए।